एक सिंपल सा सवाल, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने प्रोस्तो कंप्लीट कर लिया है, तुम्हारे सारे पीवाईक्यूज हो गए हैं, लेकिन क्या तुम क्लिनिकल बेस्ड ट्रैप जो होते हैं प्रोस्तो में वो क्रैक कर पाओगे? क्योंकि एमडीएस में प्रॉब्लम ये नहीं होता कि तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता, प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज कर देता है। सेम टॉपिक सेम कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा ट्विस्ट और आंसर गलत। एंड बिलीव मी, ये वही क्वेश्चन होते हैं जहाँ टॉपर्स भी स्लिप कर जाते हैं। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ प्रोस्तो के इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल ट्रैप क्वेश्चन, जहां हम सिर्फ आंसर नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कि एग्जामिनर तुम्हें कैसे कंफ्यूज करता है। कंप्लीट डेंचर हो, आरपीडी हो, एफपीडी हो, इम्प्लांट हो या ऑक्लूजन, हर जगह एक हिडन ट्रैप होता है और अगर तुमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम्हारी रैंक ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। सो गेट रेडी, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन नहीं है, ये है एग्जाम माइंडसेट ट्रेनिंग। लेट्स सी तुम कितना ट्रैप अवॉइड कर पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। विच फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिटेंशन ऑफ कंप्लीट डेंचर? ये कंप्लीट डेंचर का फंडामेंटल क्वेश्चन है और ऑप्शन में बी और सी दोनों लॉजिकल लगते हैं, इसलिए ये ट्रैप है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका पेरिफेरल सील। ये डेंचर की पेरिफेरी पे एक वॉल्व लाइक सील बनाता है, हवा अंदर नहीं आता जिसकी वजह से निगेटिव प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, इसीलिए डेंचर जो है हमारा टिका रहता है। पोस्टडेम क्या है? हमारा पोस्टीरियर पैलेटल सील सीढ़ी में पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है, योनिंग या स्पीकिंग के टाइम डेंचर डिस्प्लेस होने से बचाता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब काम करता है जब सील इंटैक्ट हो, मतलब पेरिफेरल सील पहले चाहिए, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटेंशन में ऐड करता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, डिपेंडेंट है सील पे। तो एडहेजन और कोहेजन सलाइवा के थ्रू काम करते हैं, ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है लेकिन सेकेंडरी है सील के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है? बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बहुत लोग ये भी चूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है फिजिक्स वाला आंसर है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ तब काम करता है जब पेरिफेरल सील हो। सील ही प्राइमरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेकेंडरी है। सी ऑप्शन हमारा एडहेजन एंड कोहेजन सलाइवा की वजह से होता है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। जीरोस्टोमिया के केस में ये ड्राई माउथ हो जाता है जिसके वजह से हमारा डेंचर का रिटेंशन सफ़र करता है। डी ऑप्शन है हमारा मैकेनिकल अंडरकट। ये आरपीडी का कंसेप्ट है, क्लास्प जो होते हैं वो अंडरकट में इंगेज करते हैं, कंप्लीट डेंचर में मैकेनिकल अंडरकट यूज़ नहीं करते। ये डेंचुलस रीच पे कोई अंडरकट नहीं होता टिपिकली। ठीक है, तो पेरिफेरल सील हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्प्रेशन मटेरियल हैज़ द बेस्ट डायमेंशन स्टेबिलिटी एंड इज प्रेफर्ड फॉर इम्प्लांट इम्प्रेशन? ये इम्प्रेशन मटेरियल का कंपैरिजन क्वेश्चन है और पीवीएस क्लियरली इसमें विनर होता है अपनी एक्यूरेसी के लिए। पीवीएस हमारा है पॉलीविनाइल सिलोक्सेन, जिसको हम लोग एडिसन सिलिकॉन भी बोलते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है प्रिसीजन इम्प्रेशन के लिए। क्यों बेस्ट है? सेटिंग के टाइम कोई बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होते, कोई डायमेंशनल चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्टेबल रहता है। इसको एक दिन के बाद भी आप पोर कर सकते हो, वही सेम एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। ये हाइड्रोफिलिक नेचर है, मतलब हमारा मोइस्ट इन्वायरमेंट में भी अच्छा डिटेल कैप्चर करता है। ओरल कैविटी के लिए ये आइडियल मटेरियल है। अब आपको पता है इम्प्लांट इम्प्रेशन में स्पेसिफिकली प्रीवियस ही क्यों प्रीफर्ड करते हैं? इम्प्लांट पोजीशन एक्यूरेट रिकॉर्ड करना क्रिटिकल है। 0.1 mm का भी एरर हो गया तो प्रोस्थेसिस फिट नहीं करेगा। पीवीएस की डायमेंशनल स्टेबिलिटी इस एक्यूरेसी को इंश्योर करती है, इस वजह से हम पीवीएस प्रेफर करते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, लेटेक्स ग्लव इनहिबिट करता है सेटिंग को। हमारे सल्फर कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं वो उससे हमारा क्या होता है, पॉलीमराइजेशन रुक जाता है। ठीक है, इसलिए हमें विनाइल ग्लव्स यूज़ करना मैंडेटरी है इन केस ऑफ पीवीएस। ठीक है, अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। ए है हमारा एल्जीनेट, स्टडी मॉडल, ऑर्थोडोंटिक इम्प्रेशन, प्राइमरी इम्प्रेशन, इन सब के लिए एक्सीलेंट है, लेकिन फाइनल इम्प्रेशन के लिए डायमेंशनल स्टेबिलिटी पुअर है एल्जीनेट का। ठीक है, तो इमीडिएट पोर करना इसमें नेसेसरी हो जाता है, वरना ये श्रिंक कर जाएगा। इम्प्लांट इम्प्रेशन के लिए ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा जेडोई पेस्ट। कंप्लीट डेंचर में फाइनल इंप्रेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जेडोई पेस्ट को। ये हमारा म्यूको कंप्रेसिव इंप्रेशन है, रिजिड है, इलास्टिक नहीं है, ये अंडरकट एरिया में हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इम्प्लांट के केस में ये कम्प्लीटली रॉन्ग मटेरियल है। ठीक है, अब डी हमारा पॉलीसल्फाइड, हिस्टोरिकली हमारा फर्स्ट इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल है। एक्यूरेसी अच्छी है लेकिन सेटिंग के टाइम हमारा वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, जिसके वजह से थोड़ा श्रिंक होता है। स्मेल भी अनप्लीजेंट है, जिसके वजह से पेशेंट का एक्सेप्टेंस पुअर होता है। तो पीवीएस हमारा पॉलीसल्फाइड को अभी रिप्लेस कर चुका है। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा पीवीएस ही है फॉर इम्प्रेशन मटेरियल, स्पेसिफिकली हमारा इम्प्लांट के लिए। अ पेशेंट हैज मिसिंग बाइलेटरल पोस्टीरियर टीथ विथ नो डिस्टल अबटमेंट, व्हाट इज द कैनेडी क्लासिफिकेशन? कैनेडी क्लासिफिकेशन आरपीडी का मोस्ट बेसिक और मोस्ट टेस्टेड टॉपिक है।
नीट में ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये आता है। इस केस में बाइलेटरल मतलब दोनों साइड, पोस्टीरियर टीथ मिसिंग है और नो डिस्टल अबटमेंट मतलब लास्ट टूथ के बाद कोई टूथ नहीं सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये क्लासिक फ्री एंड सैडल है। बाइलेटरल मतलब क्लास 1। तो क्लासेस याद कैसे करोगे? तो कैनेडी क्लास 1 हमारा बाइलेटरल पोस्टीरियर एडेंचुलस एरिया विथ नो डिस्टल अबटमेंट। क्लास 2 हमारा क्या है? यूनिलेटरल पोस्टीरियर एडेंचुलस एरिया विथ नो डिस्टल अबटमेंट। क्लास 3 हमारा है यूनिलेटरल पोस्टीरियर एडेंचुलस एरिया विथ डिस्टल अबटमेंट। ये विथ वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। कैनेडी क्लास 4 क्या है? सिंगल एडेंचुलस एरिया क्रॉसिंग मिड लाइन, नो मॉडिफिकेशन अलाउड। तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना पड़ेगा, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। इसमें एक और क्वेश्चन जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट डिफिकल्ट टू रिस्टोर कौन सा है, तो वो है हमारा क्लास 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 3 यूनिट FPD इज प्लान टू रिप्लेस द मिसिंग लोअर फर्स्ट मोलर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अबटमेंट सिलेक्शन। ये FPD अबटमेंट क्वेश्चन है और आंसर में एक सटल डिस्टिंक्शन है जो नीट MDS टेस्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपका बोन सपोर्ट, जो कि हमारा पेरिडोंटल स्टेटस बताता है। क्यों? क्योंकि FPD का पूरा लोड अबटमेंट टीथ के थ्रू पेरिडोंशियम पे ट्रांसफर होता है और बोन ही उसको सपोर्ट करता है। अगर बोन सपोर्ट कंप्रोमाइज्ड है, अबटमेंट फेल होगा, जिसकी वजह से हमारा FPD भी फेल होगा। अब इसमें आपको याद रखना है एंटीज लो। नीट MDS में डायरेक्टली पूछा जाता है combined pericemental area of abutment tooth should be equal to or greater than pericemental area of tooth being replaced, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें याद रखना है वो है आपका क्राउन टू रूट रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडियल हमारा रेशियो है 2:3, मतलब रूट 2/3 एंड क्राउन 1/3। लेकिन एक्सेप्टेबल मिनिमम रेशियो जो है वो आपका है 1:1। लेकिन क्राउन टू रूट रेशियो बोन सपोर्ट का एक मेजर है, प्राइमरी फैक्टर बोन सपोर्ट ही है, ठीक है। मल्टी रूटेड टीथ बेटर अबटमेंट होते हैं क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया होता है और लेटरल फोर्स बेटर रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। फर्स्ट है हमारा क्राउन टू रूट रेशियो। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और हम इसे एक्सरे पे एक्सेस भी करते हैं, लेकिन ये बोन सपोर्ट का एक इंडिकेटर है, प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं। एक टूथ अच्छा क्राउन टू रूट रेशियो रख सकता है, लेकिन एक्टिव पेरिडोंटल डिजीज में पुअर अबटमेंट हो सकता है, ठीक है। बी हमारा है नंबर ऑफ रूट्स। मल्टी रूटेड टूथ जनरली हमारा बेटर अबटमेंट होते हैं, मोर रेजिस्टेंट टू टॉर्किंग एंड लेटरल फोर्सेस, लेकिन नंबर ऑफ रूट अलोन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। सीवियर बोन लॉस के साथ मल्टी रूटेड टूथ भी पुअर अबटमेंट होगा, है ना। अब बात करते हैं डी, पोजीशन इन आर्च। पोस्टीरियर टूथ मोर ऑक्लूसिव फोर्स बियर करते हैं, एंटीरियर टूथ लेटरल गाइडेंस देते हैं, ठीक है। तो पोजीशन डिजाइन को इफेक्ट करता है, लेकिन अबटमेंट सिलेक्शन का प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है। पेरिडोंटल बोन सपोर्ट हमारा प्राइमरी जो है क्राइटेरिया है, ठीक है। एंटीज लॉ आपको याद रखना है, ये हमारा की प्रिंसिपल है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कर्व व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट रिप्रेजेंट द कर्वेचर ऑफ बक्कल कस्प ऑफ पोस्टीरियर टीथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारा ऑक्लूजल कर्व का क्वेश्चन है और यहाँ व्यू का डायरेक्शन ही आंसर डिसाइड करता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? व्यूड फ्रॉम द फ्रंट लेफ्ट टू राइट। ये हमारा फ्रंटल यानी कोरोनल प्लेन की बात है, तो इसका आंसर है हमारा कर्व ऑफ विल्सन। अब चलो पहले सारे कर्व्स को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कर्व है हमारा कर्व ऑफ विल्सन, जिसको फ्रंटल या कोरोनल कर्व भी बोलते हैं। कर्वेचर ऑफ बक्कल एंड लिंगुअल कस्प फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सेकेंड है कर्व ऑफ स्पी, जिसको सजाइटल और एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व भी बोलते हैं, फ्रॉम कैनाइन टिप टू डिस्टल कस्प ऑफ लास्ट मोलर। ये हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा कर्व ऑफ मॉनसून, ये हमारा 3D स्फेरिकल कर्व है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर्व ऑफ स्पी एंड कर्व ऑफ विल्सन। ये स्फेयर ऑफ 8 इंच रेडियस होता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा कंपनसेटरिंग कर्व, जो कि हमारा CD में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्ट इनटू डेंचर टू कंपनसेट फॉर कंडाइलर गाइडेंस, ठीक। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मेंटेन बैलेंस्ड ऑक्लूजन एंड डिस्ट्रीब्यूट फोर्सेज। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको शॉर्ट याद रखना है, लेफ्ट टू राइट प्लस फ्रंटल व्यू है तो हमारा कर्व ऑफ विल्सन, एंटीरियर पोस्टीरियर प्लस सजाइटल व्यू होगा तो कर्व ऑफ स्पी, और 3D स्फेयर है तो मॉनसून, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारा लगभग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लोजेट स्पीकिंग स्पेस इज यूज टू डिटरमाइन विच जॉ रिलेशन रिकॉर्ड इन कंप्लीट डेंचर। ये जॉ रिलेशन क्वेश्चन है और क्लोजेट स्पीकिंग स्पेस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोजेट स्पीकिंग स्पेस क्या है? इसको हम लोग फ्रीवे स्पेस भी बोलते हैं। ये वो गैप है जो टिथ के बीच में होता है जब पेशेंट एस साउंड बोलता है, ठीक है। टिथ क्लोज आते हैं, टच नहीं करते, एक छोटा गैप रहता है, वो हमारा फ्रीवे स्पेस है। नॉर्मल फ्रीवे स्पेस हमारा होता है 2 to 4 mm। इसका फॉर्मूला होता है VDR माइनस VDO, हमारा फ्रीवे स्पेस आता है। तो अगर VDR पता हो और फ्रीवे स्पेस पता हो तो VDO कैलकुलेट हो सकता है, इसलिए क्लोजेट स्पीकिंग स्पेस VDO डिटरमाइन करने में यूज़ होता है।
ठीक है। तो क्लिनिकली पेशेंट से हम 66 बुलवाते हैं, जिसकी वजह से एस साउंड आता है। टीथ क्लोज पोजीशन में आते हैं, ये पोजीशन रिकॉर्ड करते हैं और फ्रीवे स्पेस मेजर करो, फिर वीडियो इज इक्वल टू वीडीआर माइनस फ्रीवे स्पेस। ठीक है। वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा हाई रखोगे तो मसल फैटिग होंगे, क्लिकिंग होगा। अगर टू लो रखोगे तो ओवर क्लोज अपीयरेंस आएगा, चूइंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्यों नहीं है। फर्स्ट है हमारा सेंट्रिक रिलेशन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन है, वर्टिकल नहीं। सेंट्रिक रिलेशन कॉन्डाल की मोस्ट रिट्रूटेड, कंफर्टेबल अनस्ट्रेंड पोजीशन है। गोथिकार स्ट्रेसिंग, बाई मैनुअल मैनिपुलेशन, लीफ गोज, ये सब हम सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड करने के लिए मेथड है जो यूज़ करते हैं। क्लोजेट स्पीकिंग स्पेस हम लोग यूज़ करते हैं वीडियो को लेने के लिए। ठीक है। सी ऑप्शन हमारा वीडीआर। रेस्ट पोजीशन तब होता है जब मैंडिबल कंप्लीटली रिलैक्स्ड हो, मसल टोनस मिनिमल हो, पेशेंट रिलैक्स बैठे हों, लिप्स लाइटली टचिंग हो, ये वीडीआर है। क्लोजेट स्पीकिंग स्पेस से वीडीआर डिटरमाइन नहीं होता। वीडीआर ऑलरेडी हमें नोन होता है, हमें वर्टिकल डायमेंशन ऑफ ऑक्लूजन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। डी हमारा है प्रोट्यूसिव रिलेशन। मैंडिबल फॉरवर्ड पोजीशन में है, इंसाइजल एज अलाइन करते हैं, ये कॉन्डाइलर इंक्लिनेशन सेट करने के लिए यूज़ होता है आर्टिकुलेटर पे। ठीक है। तो स्पीकिंग स्पेस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्लोजेट स्पीकिंग स्पेस क्या डिटरमाइन करता है? वीडियो। फॉर्मूला आपको याद रखना है, वीडियो वीडीआर माइनस फ्रीवे स्पेस। ठीक है। विच टाइप ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट हैज़ द हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज? जिप्सम टाइप्स का क्वेश्चन नीट एनडीएस में ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है और ये हमेशा ही आता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारा टाइप 4 डाई स्टोन, हाई स्ट्रेंथ स्टोन। ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि ऑटोक्लेविंग से बनाया जाता है, अल्फा हेमीहाइड्रेट फॉर्म इसका होता है, पार्टिकल मोर रेगुलर और डेंस होते हैं, कम वाटर चाहिए होता है सेटिंग के लिए, इसलिए ज़्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग सेट होता है। ठीक है। वाटर पाउडर रेशियो आपको याद रखना है। ठीक है। क्योंकि वाटर पाउडर रेशियो क्या करता है? हमारा स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है। टाइप 2 प्लास्टर का वाटर पाउडर रेशियो क्या होता है? 0.45 से 0.50। सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए इसलिए सबसे कम स्ट्रेंथ है इसका। टाइप 3 स्टोन क्या है वाटर पाउडर रेशियो इसका? 0.28 से 0.30, ये मॉडरेट है। टाइप 4 डाई स्टोन का वाटर पाउडर रेशियो है 0.22 से 0.24, सबसे कम वाटर तो सबसे ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होगा। अब यूज़ की बात करें तो टाइप 1 इंप्रेशन प्लास्टर हम लोग पहले के ज़माने में इंप्रेशन लेने के लिए यूज़ करते थे। टाइप 2 स्टडी मॉडल्स और माउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। टाइप 3 हम सीडी वर्किंग कास्ट के लिए यूज़ करते हैं। टाइप 4 डाइस फॉर क्राउन, ब्रीज, एक्यूरेट डिटेल और हाई स्ट्रेंथ चाहिए होता है तो हम टाइप 4 यूज़ करते हैं। टाइप 5 हमारा हाईएस्ट स्ट्रेंथ है और हाई एक्सपेंशन है, लेकिन हम ये स्पेशल केस में यूज़ करते हैं। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि क्यों नहीं है। टाइप 1 हमारा इंप्रेशन प्लास्टर, ये ओल्डेस्ट जिप्सम प्रोडक्ट है, रिजिड है, सेट्स हार्ड, पुअर डिटेल्ड रिप्रोडक्शन है इसका, लार्जली रिप्लेस्ड बाय इलास्टोमर्स। माउंटिंग कास्ट के लिए ओकेजनली यूज़ कर सकते हैं बट इसका स्ट्रेंथ सबसे कम है। बी ऑप्शन हमारा टाइप 2 मॉडल प्लास्टर, बीटा हेमीहाइड्रेट, इरेगुलर पार्टिकल्स, हाई वाटर पाउडर रेशियो, लो स्ट्रेंथ और हाई पोरोसिटी, स्टडी मॉडल और डायग्नोस्टिक कास्ट के लिए यूज़ करते हैं, वर्किंग टाइप के लिए उतना एडिकेट नहीं है इसका स्ट्रेंथ। सी ऑप्शन हमारा टाइप 3 डेंटल स्टोन, अल्फा हेमीहाइड्रेट है, टाइप 2 से बेटर है, वर्किंग कास्ट फॉर कंप्लीट डेंचर के लिए यूज़ होता है, एडुकेट स्ट्रेंथ है सीडी के लिए बट नॉट इनफ फॉर मेटल क्राउन या डाइज, उन सब के लिए। टाइप 4 की ज़रूरत होती है डाइज के लिए हमें एक्चुअली। हाईएस्ट स्ट्रेंथ हमारा फिर क्या हो गया? टाइप 4 वाला डाई स्टोन, क्योंकि उसका वाटर पाउडर रेशियो कम है तो टाइप 4 हमारा स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वाटर पाउडर रेशियो स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला याद रखोगे, सारे क्वेश्चन इससे बन जाएगा। प्लस मैंने जिप्सम और जेंटल सीमेंट्स का रिवीजन, रैपिड रिवीजन अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाके देख के एक बार रिवाइज कर सकते हो। टू द पॉइंट चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ आरपीडी प्रिवेंट वर्टिकल मूवमेंट ऑफ डेंचर अवे फ्रॉम द टिश्यू? आरपीडी कंपोनेंट का क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आपको इसके लिए याद रखना होता है। तो मूवमेंट अवे फ्रॉम टिश्यू है, मतलब डेंचर ऊपर उठ रहा है, मतलब डिसलॉज हो रहा है, तो कौन रोकता है? तो आंसर इसका रिटेंटिव आर्म ऑफ क्लास्प। रिटेंटिव आर्म अंडरकट एरिया को इंगेज करता है। जब डेंचर हटने की कोशिश करेगा तो रिटेंटिव आर्म अंडरकट से निकलता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिलता है, तो डेंचर टिका रहता है। अब बाकी कंपोनेंट्स का और उनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा रिटेंटिव आर्म ऑफ क्लास्प है, इंगेजेस अंडरकट, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ आरपीडी अवे फ्रॉम टिश्यू, दैट इज डिसलॉजमेंट। ठीक है। सेकंड हमारा है रेस्ट, प्रिवेंट मूवमेंट टुवर्ड द टिश्यू, मतलब इंट्रूजन फोर्सेस को रोकता है, रेस्ट ऑन रेस्ट, सिट ऑन अबैटमेंट। ठीक है। थर्ड है हमारा इनडायरेक्ट रिटेनर, प्रिवेंट रोटेशन और टिपिंग ऑफ डिस्टल एक्सटेंशन आरपीडी अवे फ्रॉम टिश्यू, कोई भी टिपिंग या रोटेशन जो भी फोर्सेस होते हैं उसको वो प्रिवेंट करता है इनडायरेक्ट रिटेनर। मेजर कनेक्टर का क्या काम है? कनेक्ट कंपोनेंट, डिस्ट्रीब्यूट्स फोर्सेस अक्रॉस द
आर्च, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेसिप्रोकल आर्म। ये भी स्टेबलाइज करता है अगेंस्ट लेटरल फोर्सेस, लेकिन ये अंडरकट में इंगेज नहीं करता है, ठीक है। ये डिफरेंस है रिटेंटिव आर्म और रेसिप्रोकल आर्म में। तो ये है आज के प्रोस्थोडोंटिक के क्लिनिकल ट्रैप क्वेश्चन। अगर तुम्हें लगा कि ये ट्रिकी था तो ट्रस्ट मी, बाकी और भी डेंजरस ट्रैप नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं जो इससे भी ज़्यादा ट्रिकी है। नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि तुम कितने एग्ज़ाम रेडी हो। और हाँ, मैं और भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन अपलोड किए हैं, चाहे वो ओरल सर्जरी हो, फार्मा हो, जनरल मेडिसिन हो, और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के करने वाली हूँ। उन्हें भी ज़रूर चेक करो। प्लेलिस्ट एक बना दिया है मैंने, मेरे प्रोफाइल में अवेलेबल है, जाके देखो। अब तुम बताओ, कमेंट में लिखो मुझे कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए, या फिर कहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सेव करो, शेयर करो अपने स्टडी पार्टनर के साथ, और कीप रिवाइजिंग स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। ऑल द बेस्ट।